राधा कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करें अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और मैं पढ़ रही हूँ डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। क्योंकि परीक्षाओं को पास करने के लिए आजकल जैसे प्रश्न आ रहे हैं, सब मानक पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पढ़ूँगी मैं बच्चन सिंह का पढ़ूँगी मैं। तो जो नए हैं उनका भी स्वागत, जो पुराने हैं उनका भी स्वागत। तो जो नए हैं वो पहले इसका वीडियो देख सकते हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं इस पुस्तक को, तो खुद खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रगतिशील काव्य। 1930 के आसपास राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में नया उभार आया। देश में किसान मजदूरों के आंदोलन तेज हुए और कांग्रेस में वामपंथी रुझान प्रभावशाली हुआ। उधर रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई थी और मार्क्सवादी विचारों की लहर एशिया के देशों में भी चल रही थी। ऐसी स्थिति में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति प्रेमचंद थे। बाद में रविन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद अमृत डांगे जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसके उस सभापति बने। प्रगतिशील चेतना का प्रादुर्भाव तो आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु के साथ ही हो गया था, किंतु अब उसे एक सुसंबद्ध विचारधारा भी मिल गई थी। भारत जैसे निर्धन देश की जनता के हृदय में समाजवादी विचारधारा के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हुआ। इस विचारधारा ने स्वाधीनता के स्वप्न को और अधिक सुस्पष्ट बनाया। इसके बाद अपने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगतिशील काव्यधारा हिंदी की प्रमुख काव्यधारा बनी हुई है। जितनी व्यापक संवेदनशीलता इस काव्य में अन्यत्र नहीं। यह काव्यधारा अपना संबंध हिंदी की भारतीय परंपरा से जोड़ती है और भावी समाज से भी। वर्तमान के प्रति वह आलोचनात्मक यथार्थवादी दृष्टि अपनाती है। प्रगतिवादी काव्यधारा की कुछ प्रवृत्तियाँ जो इस प्रकार हैं। तो यह प्रगतिवाद क्या करता है? पहली प्रवृत्तियाँ, यह शोषण का विरोध करता है। वह मानता है कि आज किसान मजदूरों पर सामंतों और पूंजीवादियों का अत्याचार हो रहा है। वह मानव इतिहास के विकास को द्वंद्वात्मक दृष्टि से जांचता है। किसान मजदूर एक होकर इस शोषक व्यवस्था का अंत करेंगे। इस अमानवीय शोषण की उपेक्षा आज की वास्तविक कविता नहीं कर सकती। प्रगतिवादी कवि शोषित में शक्ति देखता है, क्योंकि शोषण इतिहास की गति और सामाजिकता के विपरीत है। अतः प्रगतिवादी कवि को शोषित की संगठित शक्ति और भविष्य पर आस्था है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। नया सौंदर्यबोध। प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य देखता है। उसका सौंदर्यबोध सामाजिक मूल्यों और नैतिकता से रहित नहीं। वह अलंकृत या असहज में नहीं, सहज सामान्य जीवन और स्थितियों में सौंदर्य देखता है। खेत में काम करते हुए किसान नारी का चित्र इसी प्रकार का है। बीच में सहसा उठकर वह खड़ी हुई उतनी सुंदर लगा रही थी। पानी झुककर सीधी करे कमर वह पल भर। इधर उधर वह पेड़ हटाती, रुकती जल की धार बहाती। रामविलास शर्मा की है। अब व्यंग्य क्या है? सामाजिक आर्थिक विषमता का चित्रण करने से रचना में व्यंग्य आ जाना स्वाभाविक है। व्यंग्य ऊपर हास्य लगता है, किंतु अंततः करुणा उत्पन्न करता है। इसलिए सामाजिक व्यंग्य अमानवीय शोषण सत्ता का सदैव विरोध करता है। प्रगतिशील कवियों में व्यंग्य तो सबके यहाँ मिल जाएगा, किंतु नागार्जुन इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। एक देहाती मास्टर दुखहरन, उसके शिष्यों और मदरसे की तस्वीर नागार्जुन ने इस प्रकार खींची है। घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। फटी भीत है छत है चूती, आले पर बिस्तुइया नाचे। लगा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह से दुखहरन मास्टर गढ़ता है आदम से सांचे। अब क्या है? प्रकृति। मानव समाज की भांति प्रकृति के क्षेत्र में भी प्रगतिवादी कवि सहज स्थितियों में सौंदर्य देखता है। उसका सौंदर्य वो चयनवादी नहीं होता। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति और ग्राम जीवन के अनुपम चित्र खींचे हैं, जिनमें रूप, रस, गंध, वर्ण के बिंब उभरे हैं। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, केदारनाथ अग्रवाल का बसंती हवा और त्रिलोचन का धूप में जगरूप सुंदर उत्कृष्ट कविताएं हैं। अगला है प्रेम। प्रगतिवादी कवियों ने प्रेम को सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा है। वर्ग विभक्त समाज में प्रेम सहज नहीं हो पाता। प्रेम वर्ण भेद को मिटाता है। प्रगतिवादी कवि प्रेम की पीड़ा का एकांतिक चित्रण करता है, किंतु वह वास्तविक जीवन संदर्भों में होता है, अतः उसका एकांत भी समाजोन्मुख होता है। अब देखिए त्रिलोचन की कविता है यह। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला यह, मोल तोल इसका अकेले कहा नहीं जाता। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। समाजवादी देशों का समर्थन भी प्रगतिवादी कविता करती है।
प्रगतिवादी कविता ने स्वाधीन भारत की स्थितियों में भी विकास किया है और इसकी धारा अवरुद्ध नहीं हुई। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें 7 कवि संकलित थे: मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनमें से अधिकांश प्रगतिवादी थे। उस समय अज्ञे भी समाजवादी विचारधारा से अपने को जोड़ते थे। यद्यपि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संदेहवाद, वैज्ञानिक उपलब्धियों से ज्ञात विराट के सम्मुख मनुष्य की नगण्यता आदि का भी बोध कम से कम अज्ञे की कविताओं में मिलने लगता है। इन कवियों को संपादक ने राहों का अन्वेषी कहा, लेकिन कुल मिलाकर तार सप्तक प्रगतिवाद चेतना की कविताओं का संकलन है। निबंध हम पहले देख चुके हैं कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती में छपने लगे थे। उन्होंने निबंध में प्रस्तुत सूत्रों की उपमा पत्ते की नसों से दी है जो परस्पर गुथी होती हैं। शुक्ल जी के अधिकांश प्रसिद्ध निबंध मनोविकारों पर है। उन्होंने भारतेंदु, प्रेमघन, फ्रेडरिक पिनकार्ट पर भी लिखा है, लेकिन वे या तो व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय देने वाले हैं या संस्मरण या जीवनी परक हैं। निबंधकार के रूप में शुक्ल जी का योगदान मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण है। इन निबंधों का संग्रह पहले विचार वीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। बाद में चिंतामणि पहला भाग नाम से 1939 में परिवर्धित और संशोधित संस्करण के रूप में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, कभी हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि शुक्ल जी का निबंध पहले किस में प्रकाशित हुआ। तो विचार वीथी 1930 में। शुक्ल जी के निबंध गंभीर एवं विचार परक होते हैं। उसमें सूत्रबद्धता एवं व्यवस्थित केंद्रोन्मुखता होती है। मनोविकारों की परिभाषा करना कठिन होता है, किंतु शुक्ल जी प्रायः निबंध का प्रारंभ परिभाषा से करते हैं। यहाँ उनका कोशकार रूप सामने आता है। वे कोई सूत्र एक वाक्य में प्रस्तुत कर देते हैं और फिर उसकी व्याख्या में प्रवृत्त होते हैं। व्याख्या करके वे आवश्यकतानुसार सामान्य जीवन खंड से दृष्टांत भी प्रस्तुत कर देते हैं। इससे निबंध का वह सूत्र हृदयगम हो जाता है। शुक्ल जी मनोविकारों का विश्लेषण परीक्षण जीवन के अनुभव के आधार पर करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर वे निर्णय नहीं देते। वस्तुतः उनके मनोवैज्ञानिक निबंध उनके काव्यशास्त्रीय एवं समालोचकीय चिंतन की ही भूमिका है। निबंधों से उनके देश प्रेम के स्वरूप का भी पता चलता है। वे देश प्रेम को देश की प्रकृति, देश की भाषा, संस्कृति, देश के लोगों के संदर्भ में पहचानते हैं। इन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध लोभ और प्रीति में देश प्रेम की व्याख्या मनोविकार के रूप में की है। उन्होंने करुणा को प्रेम से जोड़ा है। शुक्ल जी के निबंधों की भाषा बहुत कसी हुई, तथ्य निरूपणी एवं उपयुक्त होती है। वस्तुतः उनके निबंध लेखन से खड़ी बोली गद्य गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति का समर्थ बना। शुक्ल जी के निबंधों में गंभीर विचारों के बीच बीच विशेषतः दृष्टांत प्रस्तुत करते समय व्यंग विनोद के छींटे भी होते हैं। उनका व्यंग शिष्ट किंतु प्रभाव में अचूक होता है। इस समय रविन्द्रनाथ के प्रभाव से भावात्मक शैली में निबंध लिखे गए। वे रहस्योन्मुख होते थे। उन्हें आध्यात्मिक भी समझाया जा सकता था और श्रृंगारे भी। निबंधों में वह या वे को संबोधित किया जाता था। कभी कभी तुम को भी, जैसे 1926 में प्रकाशित देव शर्मा अभय की पुस्तक तरंगित हृदय का यह वाक्य देखिए: हे आनंद घन, तुम ही यदि ऊपर से सहस्त्रों शीतल धाराओं में मूसलाधार इस पर बरसो, तभी इस अग्निकुंड के बुझने की कुछ संभावना है। राय कृष्णदास की साधना, छाया पद, वियोगी हरि की भावना आदि इसी शैली की भावमय गद्य रचनाएं हैं। इन्हें गद्य गीत भी कहा गया है। अतीत में रमने की प्रवृत्ति महाराजा कुमार रघुवीर सिंह के इतिहास परक निबंधों मिलती है। उनके निबंधों का संग्रह शेष स्मृतियाँ के नाम से प्रकाशित हुआ। छायावादी कवियों में प्रसाद के निबंध काव्य कला तथा अन्य निबंध में और निराला के निबंध प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक आदि में संग्रहित हैं। प्रसाद के निबंधों में गंभीर अध्ययन के साथ साथ विचारों की गहराई दिखलाई पड़ती है। प्रसाद ने इन निबंधों में हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। इनका आलोचनात्मक महत्व अधिक है। निराला के निबंधों में सामाजिक साहित्यिक सरोकार के साथ व्यंग्य और क्षोभ मिलता है। महादेवी वर्मा के साहित्यिक निबंध महादेवी का विवेचनात्मक गद्य में संकलित है, जिनमें उन्होंने छायावाद, यथार्थवाद आदि पर विचार किया है।
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ और अशोक के फूल 1948 में। द्विवेदी जी के निबंधों की रचना स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी करते रहे, किंतु लिखना उन्होंने इसी दौर में प्रारंभ किया। द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे। उन्होंने निबंध विधा को अपने लेखन से सृजनात्मक साहित्य की कोट में परिगणनीय बना दिया। उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। अशोक के फूल उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है। वे पहले इस फूल का सौंदर्य बताते हैं, फिर उसका इतिहास, उस इतिहास के बहाने मध्यकाल का सांस्कृतिक इतिहास, तत्कालिक जीवन, फिर सामंती वैभव का खोखलापन और उसकी अमानवीयता, अंत में अशोक के फूल की वर्तमान उपेक्षा। इन सब से वे इतिहास की दुर्दांत और निर्मम धारा का प्रभाव पाठकों के दिल पर छोड़ जाते हैं। यह प्रभाव रचनात्मक कृतियों के प्रभाव जैसा है। द्विवेदी जी की बहुत बड़ी शक्ति है पांडित्य को पीछे रखकर सहज हो पाने की क्षमता। वे बड़ी से बड़ी बात को सरल सहज शैली में कहकर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। उनकी शैली अनौपचारिक होती है, उसमें पांडित्य और लोक जीवन का सहज प्रवाह दोनों है। जैनेन्द्र कुमार, सिया राम शरणगुप्त, राहुल सांकृत्यायन और पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, सदगुरु शरण अवस्थी आदि अनेक उल्लेखनीय निबंधकार हैं। शिवपूजन सहाय सहज सरल गद्दी के सरल शैली के गद्यकार थे। हिमालय, बालक और मतवाला के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी के उन्नयन में महत्वपूर्ण योग दिया है। अब क्या है, नाटक देखते हैं क्या है। तो भारतीय युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य रूप बन गया था, किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गई और द्विवेदी युग में भी तो कम था, आपने पढ़ा होगा। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में विस्तार से किया गया है। हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। नांदी, मंगलाचरण, प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। विस्कंभक, प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया। विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। मृत्यु और वध के दृश्य दिखलाए जाने लगे। समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश एवं बोध का दबाव पात्रों, घटना और नाटक के उद्देश्य पर पड़ना अनिवार्य था। इस काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास आदि ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। उग्र ने महात्मा ईसा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखा। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क तथा भुवनेश्वर प्रमुख हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे। इस समय एकांकियों का भी प्रचलन हुआ और रेडियो नाटकों का भी। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है और प्रेमी जी का मुस्लिम काल। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों पर अपने समय अर्थात 20वीं सदी की समस्याओं का पूरा प्रभाव है। उनके नाटक राष्ट्रीयता, अतीत गौरव की भावना से भरपूर है। उनमें सांप्रदायिक एकता तथा विश्व बंधुत्व की भावना भी दिखाई पड़ती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भावना कह सकते हैं। चंद्रगुप्त 1931 नाटक में एक ओर तो राजनीतिक चालें और चाणक्य का सूत्र संचालन है और दूसरी ओर इन सब से विरक्त ब्राह्मण व्यक्तित्व है। इससे उस पात्र में अंतर्द्वंद तो आ ही गया है, शैली व चित्र भी आ गया। अगला है प्रसाद जी का स्कंदगुप्त 1928 में हुआ कि देवसेना ठेठ छायावादी पात्र है। प्रसाद के नाटकों में उनका कवि मुखर है। उनके कुछ श्रेष्ठ गीत इन नाटकों में यत्र तत्र दिखलाई पड़ते हैं। प्रसाद नारी रूप के विश्वसनीय जानकार हैं। भारतीय नारी के शोषण के प्रति क्षोभ को ही व्यक्त करने के लिए उन्होंने ध्रुव स्वामिनी 1933 लिखा, जिसमें कायर पति को त्याग कर एक प्राचीन हिंदू रानी अपने देवर का वर्णन करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रसाद इस नाटक द्वारा उचित कारण होने पर पुनर्विवाह के विधान को उचित ठहरा रहे हैं। प्रसाद के नाटकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे अभिनय योग्य कम है। उनके संवाद एक रस और अधिक काव्यात्मक है। फिर भी प्रसाद के नाटकों का मंचन उनके जीवन काल से ही होता रहा है। प्रसाद की अन्य उल्लेखनीय नाटक कृतियाँ हैं अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना को स्वप्न रूपक समझना उचित होगा। इसमें एक अपूर्व लोक का निर्माण किया गया है। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के शिव साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध हैं। श्री प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक है। शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है और रक्षाबंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति पर कि
मेवाड़ की महारानी कर्मवती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित कर अपने धर्म बहन की रक्षा की थी आधारित है। दोनों नाटकों पर स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव स्पष्ट है। सेठ गोविंद दास के कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्रों को एक ही नाटक में गूंथ दिया गया और दिखाया गया है कि राम लोकहित का पालन मर्यादा के द्वारा करते हैं और कृष्ण अपनी अवसर अनुकूल रणनीति द्वारा। श्री गोविंद बल्लभ पंत का सबसे प्रसिद्ध नाटक राजमुकुट है, जो पन्नाधाय के अपूर्व त्याग की कथा पर आधारित है। श्री उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक आधार लेकर राधा, विश्वामित्र और मत्स्यगंधा आदि रीति नाटकों की रचना की। हिंदी नाटक को एक नया मोड़ श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मुक्ति का रहस्य 1932 और सिंदूर की होली 1934 लिख कर दिया। दोनों समस्या नाटक हैं। समस्या नाटक से तात्पर्य ठेठ समकालीन जीवन की समस्याओं से है, जो बहुत कुछ व्यक्ति के मनोजगत से संबंध है। इसमें भावुकता से भरसक बचा गया है। इस दौर में एकांकी नाटकों का प्रचलन बढ़ा। सबसे क्षतिग्रस्त हिंदी आलोचना की भाषा हुई, लेकिन यह असमर्थ आलोचकों के बारे में ही कही जा सकती है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना की भाषा में नया निखार और पैनापन भी आया है। समर्थ आलोचकों के यहाँ उसका वस्तुगत रूप निखरा है। तो क्या है, कभी कभी भद्दे ढंग से भी कविता गद्य के बहुत निकट आ गई और कहानी में आत्मलाप और मनोजगत का चित्रण बढ़ गया। भाषा की दृष्टि से सबसे क्षतिग्रस्त हिंदी आलोचना की भाषा हुई, लेकिन यह बात असमर्थ आलोचकों की भाषा के बारे में ही कही जा सकती है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना की भाषा में नया निखार और पैनापन भी आया है। समर्थ आलोचकों के यहाँ उनका वस्तुगत रूप निखरा है। भारत के इतिहास में 1947 का वर्ष राजनीतिक दृष्टि से भले ही महान परिवर्तन का बिंदु हो, किंतु साहित्य में तत्काल कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित नहीं हुआ। कुछ दिनों तक कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, समालोचना आदि विधाओं के अंतर्गत क्रमागत प्रवृत्तियों के अनुरूप ही रचनाएं होती रहीं। इसलिए आधुनिक काल के अन्य पूर्ववर्ती युगों की तरह 1947 से किसी नितांत भिन्न साहित्यिक काल के आरंभ का आभास नहीं मिलता। फिर भी यह तथ्य है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे जो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए, इसमें साहित्य भी क्रमशः प्रभावित हुआ और हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। अब देखते हैं कविता की क्या स्थिति रही स्वतंत्रता के बाद। कविता यूँ तो हिंदी कविता की प्रायः सभी पूर्व प्रवृत्तियाँ स्वातंत्रोत्तर काल में भी परिलक्षित होती हैं, किंतु नई काव्य प्रवृत्ति के रूप में सबसे अधिक चर्चा नई कविता है। 1951 में दूसरा सप्तक
और 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। संपादक अज्ञे जी थे। तार सप्तक अर्थात पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, जिनका प्रमुख स्वर प्रगतिशील काव्य कथा। दूसरे और तीसरे सप्तक में स्थिति भिन्न हो गई। दूसरे सप्तक के कवि हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, शकुंत माथर, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती थे। तीसरे सप्तक के कवि थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसी बीच पत्रिका प्रतीक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक भी अज्ञे जी थे। फिर निकष, नई कविता आदि साहित्यिक पत्रिकाएं लगातार निकलती रहीं। ये सामाजिक प्रतिबद्धता से कविता को दूर ले जाना चाहती थी। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि कविता के क्षेत्र में राजनीति को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। प्रयोगवाद और नई कविता प्रगतिशील काव्य धारा के समानांतर प्रवाहित होने वाली काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। इनमें कविता की निजता की सुरक्षा का आग्रह है। प्रयोगवाद में मोह भंग और उससे उत्पन्न व्यंग विद्रूपता की मनोस्थिति प्रमुख है। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत व्यवस्था से असंतोष और द्वितीय विश्व युद्ध में नरसंहार के कारण मानवीय प्रयत्नों पर से विश्वास उठ गया। देश काल की असीमता के बोध ने मनुष्य को नगण्य बना दिया। इससे शिक्षित युवक कवियों के मन में एक प्रकार के मोहभंग की स्थिति पैदा हुई। यह अज्ञे और प्रभाकर माचवे की कविताओं में दिखलाई पड़ने लगता है। इसी मनोस्थिति में अज्ञे चांदनी को वंचना कहते हैं और प्रभाकर माचवे लिखते हैं, विद्या काया के दो पद सुनकर चित्त हुआ गदगद। यहाँ गदगद होने के मजाक उड़ाना हुआ। यह प्रवृत्ति प्रपदवाद के सीमांत पर पहुंची, जिसमें मन को बिल्कुल खुला छोड़कर कविता हुई और अनगढ़ और अपरिचित शब्दों का प्रयोग हुआ। प्रयोगवाद कुल मिलाकर अपने शिल्पगत प्रयोगों और भावुकता विरोध के लिए प्रसिद्ध है। इस दौर में प्रगतिशील चेतना के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग किए, जिनके कारण उन्हें कवियों का कवि कहा गया। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति तार सप्तक में संकलित अज्ञे और प्रभाकर माचवे की कुछ कविताओं में मिलने लगती है, किंतु प्रतीक और दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद प्रयोगवाद अधिक चर्चित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप में अस्तित्ववाद की लहर तेजी से फैली। सार्त्र और कामू इसके नए विचारक बने। अनिश्चय, चयन की पीड़ा, मानव इतिहास की व्यर्थता, मृत्यु का संतरास इनके प्रमुख सूत्र हैं। इससे हिंदी के विचारक कभी भी प्रभावित हुए। अजनबीपन की बात यहाँ भी होने लगी। जिन ऐतिहासिक स्थितियों में यह यूरोप 20वीं सदी में प्रभावशाली बना था, वे स्थितियाँ भारत में नहीं थीं, लेकिन विचार में इससे प्रभावित होना अस्वाभाविक नहीं था, विशेष रूप से अज्ञे, धर्मवीर भारती जैसे कवियों के लिए, जिनकी कविता साहित्यतर अतिरेकों से अपने को सुरक्षित रखना चाहती थी। समाजवादी विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अस्तित्ववाद की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक पैमाने पर फैल रही थी। अनेक नए देशों में समाजवादी व्यवस्था आ गई थी। इनमें कुछ कवियों को सामाजिकता अथवा सामूहिकता के अतिचार की आशंका हुई। अज्ञे निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्हें व्यक्तिवादी कवि कहा गया है। नदी का दीप, यह दीप अकेला आदि उनकी प्रतिनिधि कविताएं हैं, जो साहित्य की विशिष्टता की सुरक्षा और व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रतिपादन करती हैं। एक रूपता की अस्वीकृति अज्ञे की कविताओं की टेक है। उनके बिंब भी प्रायः ऐसे होते हैं जहाँ एक रूपता को चीर कर कोई दूसरी वस्तु अकेली गतिशील होती है। अज्ञे जहाँ अपने व्यक्तित्व के किसी दृश्य या विचार में तल्लीन कर लेते हैं, वहाँ वे उत्कृष्ट काव्य रचते हैं। उन्होंने प्रकृति पर अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी हैं। नई कविता में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। इस प्रवृत्ति से यह अवश्य हुआ कि व्यक्ति की सामान्य मनोस्थितियों को व्यक्त करने वाली कुछ ऐसी कविताएं लिखी गईं जो सचमुच नहीं थीं। वे मध्यवर्गीय व्यक्ति के मन की जटिलताओं को अधिक अपनाने से प्रकट करती हैं, यद्यपि उन्हें समझने का प्रयास नहीं करती। 1960 के बाद अकविता को जो दौर आया, उसमें अस्वीकृति का तेवर सीमा पर पहुंच गया। अकविता का आशय ऐसी काव्य प्रवृत्ति से था जैसी कविता अब तक नहीं हुई है। इसके लिए उसके नाम में ही परंपरा को पूरी तरह से नकारने का भाव था। वस्तुतः यह विवेक पक्ष की उपेक्षा करके विद्रोह या व्यवस्था विरोध की काव्य प्रवृत्ति थी। इस प्रवृत्ति का निरसन मुक्तिबोध और धूमिल आदि की कविताओं के प्रचार के बाद हुआ। इनकी चर्चा आगे हम प्रगतिशील काव्यधारा के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो प्रगतिशील काव्यधारा है
शमशेर बहादुर सिंह इस प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, किंतु उनकी कविताएं मन की गहरी परतों को सांकेतिकता और बहुत कुछ चित्रकला की सहायता से खोलती है। शमशेर बहादुर की कविताएं शब्दों की मितव्ययिता बरतती हैं, अतः अर्थ निकालने का प्रयास काफ़ी करना पड़ता है। इसी कारण उनकी कविताओं में मौन यानी जो कहा जाना चाहिए किंतु कहा नहीं गया की महिमा मिलती है। उन पर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का काफ़ी प्रभाव है। जब वे संवेदनशील इंद्रिय बोध और करुणा के बोध का संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तब उनकी कविताएं ग्राह्य प्रतीकों और बिंबों में या सहज उक्तियों में ढलकर सुगम हो जाती है। अमन का राग, सलोना जिस्म, आओ न, ऐसी ही कविताएं हैं। गिरिजा कुमार माथुर और नरेश मेहता प्रगतिशील कवियों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। नरेश मेहता बिंबों का प्रयोग करने में कुशल हैं। वे प्रगतिशीलता को सौंदर्य की व्यापक भूमि पर देखने वाले कवि के रूप में विख्यात हुए थे। मेरे बड़े मामा का नाम है। उनकी समय देवता कविता एक विराट गतिशील, हाँ ठीक है, गतिशील बिंब बनाती है। बाद में भाषा प्रयोग की उनकी रुचि बढ़ गई थी। गिरिजा कुमार माथुर इंद्रियता के कवि हैं। प्रश्न पूछा हुआ है। उनके अनेक गीतों में रूप वर्ण का आकर्षक संश्लेष होता रहा। उनमें संगीतात्मकता का गुण भी है। वे नई कविता और उसमें भी वैज्ञानिकता का प्रभाव लाने में अधिक व्यस्त रहे। पृथ्वी कल्प उनके इसी उद्यम का परिणाम है। भवानी प्रसाद मिश्र भाषा के चलतेपन और भाव के खुलेपन के कवि हैं। उनकी कविताओं के प्रभाव के विषय में उनकी वाचन पद्धति को भूलकर सोचना कठिन है। वे स्थितियों को सहजता से संयोजित करके प्रबंधकार के ढंग से मार्मिकता पैदा करते हैं। सतपुड़ा के जंगल में उनकी प्रबंध कविता की झलक मिल जाती है। उनकी काव्य भाषा के समान भाव भी सहज किंतु मार्मिक है। सतपुड़ा के घने जंगल। 1964 में मुक्तिबोध की मृत्यु हिंदी कविता के लिए एक ऐतिहासिक घटना बन गई। मुक्तिबोध सप्तक के कवि थे, लेकिन उनका कोई काव्य संकलन नहीं छपा था। उनकी लंबी कविताओं ने बहुत कम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। अंतिम बीमारी में लोगों का ध्यान उनके जीवन संघर्ष और काव्य संघर्ष की ओर गया। मरणासन स्थिति में उनका प्रथम काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित हुआ। लोगों को पता चला कि मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्तिबोध अमानवीय व्यवस्था में पनपे और उन्होंने प्रचलित रुग्ण सौंदर्य बोध के स्थान पर नए मानवीय प्रगतिशील सौंदर्य बोध का निर्माण किया। चाँद गतकालीन सौंदर्य बोध का प्रतीक है। अब उसकी यानी अमानवीय व्यवस्था की कुरूपता पहचान ली गई है, इसलिए उसका मुंह टेढ़ा नजर आता है। मुक्तिबोध की कविताओं में व्यक्ति के दो व्यक्तित्व अंगों का परस्पर विरोध दिखलाया जाता है। इनमें से एक मानवीय एवं आदर्शवादी होता है, दूसरा स्वार्थी एवं सुविधाजीवी। मुक्तिबोध स्वतंत्र उत्तर भारत में दिखलाई पड़ने वाले कथनी और करनी के अंतर को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकटीकरण के लिए वे स्वप्न कथा या फैंटेसी की शैली अपनाते हैं। मुक्तिबोध को परंपरा का गहरा बोध है। वे करुणा के कवि हैं। उनकी भाषा शैली और उनका सदृश विधान बिल्कुल अपना है। वे गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशन काल के लगभग सुदामा पांडे धूमिल ने काव्य रचना प्रारंभ की। धूमिल का रचना काल केवल एक दशक का रहा होगा, लेकिन स्वातंत्रोत्तर भारत में पनपी पली अवसरवादी सुविधा जीविता के वास्तविक रूप को उद्घाटित करने की क्षमता के कारण उनकी कविताओं ने शीघ्र ही पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। धूमिल की कविताओं का तेवर जासूसी है, जो छिपे छिपे मानव विरोधी व्यवहार को ताड़ लेती है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संकलन है। मुक्तिबोध और धूमिल की कविताओं से हिंदी कविता में एक प्रकार से प्रगतिशील कविता की धारा व्यापक और वेगवती हुई। कविता में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को महत्व देने से अखबारीपन आया। इसका सुपरिणाम हुआ कि रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना कि वे पहली बार मार्मिक लगे, रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है। लेकिन इस क्षमता का उपयोग पहले वे अधिकांशतः दृश्यों या मन की गहरी परतों को उधारने में ही करते थे या व्यंग विनोद में। बाद में उनकी कविताएं गहरी राजनीति हुई।
राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हंचरना गाता है। इन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि नागार्जुन की पंक्तियाँ हुए। रामदास की हत्या जैसी संतरास पैदा करने वाली कविताएं हिंदी में कम लिखी गई होंगी। एक कविता में इस दृश्य की अंतिम सामान्यता देखिए और इसकी प्रवाह की गहराई पर गौर कीजिए। मैंने गोद में बच्चा लिए स्त्री को बस में चढ़ते देखा और मेरे मन में दूर तक कुछ घिसटता सा चला गया। राजनीतिक दबाव, सर्वेश्वर की कुआनो नदी और केदारनाथ सिंह की वहाँ से देखो संकलन की कविताओं में दृष्टव्य है। श्रीकांत वर्मा पर भी राजनीति का दबाव देखा जा सकता है। उन्होंने राजसत्ता, इतिहास और कालबोध का संश्लेषण मगध की कविताओं में किया है। राजनीति धर्मा होने से हिंदी कविता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन के महत्व की ओर नई पीढ़ी का ध्यान नए सिरे से गया और वे कवि नई पीढ़ी के लिए अत्यंत संदर्भवान हो उठे। आधुनिक कविता ने तुक, छंद, अलंकार आदि का मोह छोड़कर गद्यात्मकता को यथार्थ चित्रण के लिए अपनाया था, लेकिन उनके व्यक्तित्ववादी कवियों ने गद्यात्मकता को अपनाकर भी उसे और अमूर्त बना दिया। नागार्जुन, केदार, त्रिलोचन अधिकांशतः छंदों और तुकों में लिखते हैं। उनके यहाँ बोध और चित्रात्मकता कभी नहीं छूटते। उनका वाक्य गठन सुव्यवस्थित रहता है। इस विषय में त्रिलोचन की ठेठ भाषा का ठाठ अन्यत्र दुर्लभ है। नागार्जुन ने अपना बनाया हुआ काव्य मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे दोहा, मंत्र, हरगंगा सब लिखते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि लोग उन्हें आधुनिक समझेंगे या नहीं। देश अपने विविध रूपों से इन कवियों के यहाँ मौजूद है। इनके फिर से संदर्भवान होने का यही रहस्य है। इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवियों में अजीत कुमार, स्नेहमयी चौधरी आदि हैं। इस काल में गीत के क्षेत्र में भी कुछ उल्लेखनीय नाम उभर आए, जिनमें नीरज, वीरेंद्र मिश्र, रामावतार त्यागी, शंभुनाथ सिंह, रमानाथ अवस्थी, बाल स्वरूप राही प्रमुख हैं। नरेश सक्सेना ने वैज्ञानिक चेतना को मानवीय संवेदना से में संश्लिष्ट करने के अनुपम प्रयोग किए हैं। समकालीन हिंदी काव्य धारा में अनेक दृष्टियों धाराओं के कवि एक साथ रचनारत हैं। इनमें विष्णु खरे अपनी संवेदना और रूप विन्यास के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी कविताएं कहानी विधा के बहुत निकट हैं। वे जीवन संघर्ष के आयामों की नई पहचान भी हैं। इसके अलावा चंद्रकांत देवताले, मंगलेश डबराल, आलोक धनवा, भगवत रावत, मलयज, ऋतुराज, अरुण कमल, राजेश जोशी, अनामिका, निर्मला गर्ग, विष्णु नागर, लीलाधर मंडलोई, नीलेश रघुवंशी, सविता सिंह, एकांत श्रीवास्तव, कुमार अंबुज, विमल कुमार, हरिचंद पांडे आदि हमारे समय के उल्लेखनीय कवि हैं। तो अगले हैं इस काल के उपन्यासकार स्वतंत्रता के बाद के, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।